बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सियासत की मंडी का इस वक्त भाव क्या चल रहा है, कौन बिक रहा है और किसको किस तरीके से बेचा जाएगा, किसकी जुब्बा व दस्तार पे दाग लगाए जाएंगे और किसको सरेआम अवाम का मसीहा बनाया जाएगा। इस वक्त प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है। कहा जा रहा है कि अदलिया के मुंह के ऊपर कोई तमांचे मार रहा है। अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की कंपेन कौन चला रहा है और उसी कंपेन के तहत किस किस के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से अवाम की नजरें एक तरफ से हटा के किसी दूसरे मरकज के ऊपर मरकूज करने की कोशिशें की जा रही हैं। किस तरीके से आम अवाम को टारगेट किया जा रहा है और किस तरीके से किसी खास शख्सियत के गिर्द घेरा तंग करके किसी और को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। क्या बात करूं, कैसे शुरू करूं, तमाम तर तफसीलात अपने व्लॉग में दूंगा। लेकिन अभी फिल वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है तो महंगाई है जिसने अवाम की कमर तोड़ दी है। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। पेट्रोल आए रोज ऐसे झटके दे रहा है कि पाकिस्तान में लोग हकीकी जलजले के झटकों को महसूस करना भूल चुके हैं। हमारे वजीर आजम जो माजी के अंदर अपनी ट्वीट्स में यह लिखा करते थे कि हुकूमत ने 3 रुपए पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा कर दिया है। इस हुकूमत ने अवाम के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले हैं। इस हुकूमत ने यह कहा था कि आलमी मंडी में कीमत कम होगी तो हम कम करेंगे, लेकिन आलमी मंडी में कम हुई तो इसने कम न की, आलमी मंडी में भरी तो झटपट बढ़ा दी गई। तो उसी वजीर आजम के इस वक्त दौरे इक्तदार के अंदर एक बार पेट्रोल की कीमत 35 रुपए और अब 22 रुपए बढ़ा दी गई। मजमूई कीमत 272 रुपए हो चुकी है। शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है, शायद आप अपनी पुरानी ट्वीट्स भूल चुके हैं। महंगाई होती है तो आम आदमी सरापा एहतजाज होता है, लेकिन पाकिस्तान में आने वाली महंगाई ने गरीब आदमी के एहतजाज की सकत को भी खत्म कर दिया है। यूं महसूस होता है जैसे महंगाई के ताजा हमले ने पूरी कौम को फालत ज़दा कर दिया हो। अब यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान में मौजूद महंगाई की डायन, चुड़ैल या जिन, जो मर्जी नाम दे दें, वो भी ये सोचने पर मजबूर है कि पाकिस्तान की आवाम को कुव्वते खरीद की सकत ही नहीं है। अब महंगाई का क्या फायदा। महंगाई तो उनको महसूस हो जो बाजार में जाकर कोई चीज खरीदें और कीमत देख के अपने होश गंवा बैठे। बड़े बड़े बाजारों, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में महंगाई का जिन और महंगाई की चुड़ैल आवाम के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आम आवाम है कि वहां दिखाई नहीं दे रही। महंगाई की चुड़ैल गली मोहल्लों में फिर रही है कि कोई औरत घर से निकले मैं उसकी चीखें निकलवाऊं, मगर नहीं, अवाम सहमी हुई है। घर का किचन नहीं चल पा रहा। वालिदैन मासूम बच्चों की मासूम ख्वाहिशों को भी पूरा करने से कासिर हैं। इस महंगाई ने बाप को अपनी औलाद के सामने शर्मिंदा किया है। इस महंगाई ने पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर अलमिये को जन्म दिया है। बेटा हो या बेटी, जब अपने वालिद की जानिब हसरत से देखती है और कहती है कि बाबा मुझे ये चीज़ ले दें, मेरा ये दिल चाह रहा है, बाप की जेब खाली है। एक बाप अपनी औलाद को इनकार कैसे करेगा। बच्चों को तो नहीं पता कि पाकिस्तान में महंगाई के जिन का राज है। मुल्क दिवालिया होने के करीब है। जो भी आता है वो अवाम को डराता है। कोई सवाल नहीं पूछता कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, लेकिन अशराफिया और हुक्मरान तबका अमीर से अमीर तर होता चला जाए। ये कैसी महंगाई है जो हमारे हुक्मरानों तो कुछ नहीं कहती, लेकिन गरीब के पीछे पड़ी हुई है। पाकिस्तान में एक तबका वो भी है कि पेट्रोल 5,000 रुपए लीटर भी हो जाए तो यकीन मानिए पंप पे जाएंगे, लग्जरी गाड़ियां खड़ी करेंगे, आधा शीशा नीचे करेंगे और कहेंगे कि टंकी फुल कर दो। उन पर महंगाई के जिन का कोई असर नहीं पड़ता। सवाल यह है कि पाकिस्तान आज जिस हाल में है, क्या गरीब आवाम को उसका एहतसाब कोई पहुंचाएगा जिसकी उन्हें सजा मिल रही है? क्या वो आमाल की जवाबदही कोई करेगा? जिन्होंने अवाम पर पैसे लगाने हैं, उनकी फलाह के लिए काम करने का अहद लिया है, वही अवाम की जेबों से पैसे निकलवाने के मंसूबे बना रहे हैं। ये हुकूमत या पिछली हुकूमत या उससे भी पिछली हुकूमत या फौजी आमर या सियासी बसीरत से लबरेज हमारे लीडर हों, महंगाई का बम गिरा तो हमेशा अवाम पर गिरा। पाकिस्तान की अवाम भी इतनी सख्त जान है कि महंगाई की कारपेट बॉम्बिंग हो और अवाम सांस लेती रहे। IMF से मुआहदे की आड़ में मौजूदा हुकूमत ने फिर महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर 1 खरब 70 अरब के नए टैक्स लगाने का ऐलान किया है। साथ ही 3 खरब 40 अरब की सब्सिडी भी खत्म करने का हुक्म सादिर कर दिया है, ताकि अवाम की फलाह पर कोई पैसा ना लग सके, अवाम को सुख का सांस ना मिल सके। इसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत अपने खर्चे कम करने की बजाय अवाम से 5 खरब और 10 अरब रुपया निकलवाने जा रही है। लेकिन यही नहीं, बातें यह भी हो रही हैं कि मजमूई तौर पर 2000 अरब रुपया आपकी जेबों से जायद निकलवाया जाएगा। यह पैसा अवाम के लिए नहीं,
बल्कि हुकूमत चलाने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ दिनों बाद यह भी खत्म हो जाएगा। फिर हुकूमती मौसीकी सुनने में मिलेगी कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अवाम कुर्बानी दे। महंगाई और हुकूमती पॉलिसीज ने पाकिस्तानी अवाम का हर दिन ईद कुर्बा बना रखा है। जितनी कुर्बानी अवाम दे चुके हैं, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यह वक्त भी देखना था कि भारत जैसे मुल्क में जहां सिर्फ दो तबके हैं, गरीब और सुपर अमीर, वहां भी आजकल डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। किस पे? पाकिस्तान पे, जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत में फलां गाड़ी की यह कीमत है और पाकिस्तान में इसी गाड़ी की डबल से ज्यादा कीमत है। इस चीज का भारत में यह रेट है, पाकिस्तान में इसका इतने गुना ज्यादा रेट है। एक साथ आजाद होने वाले भारत, जहां करप्शन ने कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर की, वो पाकिस्तान की करप्शन पर लेक्चर देता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान जिसके बारे में फख्र से कहा जाता था कि हम ज़राई मुल्क हैं, आज बरामद की बजाय खुराक दरामद करने वाला मुल्क बन चुका है। जहां की सोना उगलती मट्टी को या तो सहरा में तब्दील कर दिया गया, या फिर हमारी अशराफिया ने ज़राई रकमों पर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज तामीर कर डाली। और अरब ममालिक, खास तौर पर यूएई, जहां सहराओं को भी सरसब्ज खेतों में तब्दील कर दिया गया है। महंगाई का नोहा तो कभी होता दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत वक्त की बात करें तो दूसरों पर मुकदमे बनाने वाले अपने मुकदमे बरी हो रहे हैं। नैब तरामीम में यह वाजे नहीं हो पा रहा कि नैब से केस मुंतकिल होकर कहां जाएंगे। दूसरों पर इंतकामी सियासत का इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके तो थोड़ी सी तगदो कर लें, शायद अपनी ही जात से उन्हें घिन आने लगे। आप ये बात करते हैं कि अदलिया के मुंह पर तमांचे मारे जा रहे हैं, अदलिया बुला रही है लेकिन हाजिर नहीं हो रहे और घर में महसूर होकर बैठे। तो जवाब दीजिए कि आपके बड़ों को भी बुलाया जा रहा था लेकिन बड़े तो नहीं आए। आप ये कहते हैं अदलिया के अंदर जो भी मुकदमात चल रहे हैं, अदलिया के अंदर उसके तमाम तर फैसले हो जाएंगे, आईन और कानून की रोशनी में होंगे। लेकिन आपके भाई भी बाहर से वापस आए थे। सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज को जो हिफाजती जमानत मिली थी, बगैर अदालत गए मिली थी। तो दूसरों के बारे में आप बातें करते हैं। आप ये कहते हैं कि अदलिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये बताइए कि आप जो ऑडियो लीक सुनवा रहे हैं, ये पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 14A के तहत आपने खिलाफ वर्जी नहीं की, किसी की प्राइवेसी पर कदगन नहीं लगाई। किसने हक यह पहुंचाया कि किसी की फोन कॉल को टैप करें? अगर किसी ने गलती की तो टांग डालिए, बरसरे इक्तदार अगर है तो उतारिए, सड़कों पर घसीटिए। अगर किसी ने गलती की, मुल्क को कौम का मुजरिम है तो एहतसाब कीजिए, लेकिन अपने अमाल भी बताइए कि किसी की फोन कॉल को किस तरीके से टैप कर सकते हैं। कौन सा हक आपके पास मौजूद है कि आप टैप करें और फिर बड़े फखरिया अंदाज में आके बयान करें कि ये देखें ये बातें हो रही हैं। आपने तो यहां तक किया कि अगर किसी की रिश्तेदारी है तो उस रिश्तेदार को पकड़िए और उसके खिलाफ घेरा तंग कीजिए। यहां पर मंजरनामा यह वजह हो चुका है कि अगर किसी जज की किसी सियासतदान से रिश्तेदारी है, या तो फिर जज का कसूर है कि उसने रिश्तेदारी क्यों बनाई, या फिर उस सियासतदान का कसूर है कि वो जज का रिश्तेदार क्यों बना। आप इस तरीके से अदलिया के खिलाफ कैंपेन चलाना चाहते हैं कि जिससे महंगाई से नजर हटे और लोगों की तमाम तर तवज्जो इस तरफ मबजूल हो जाए। आप इस तरीके से अपनी कैंपेन चलाना चाहते हैं कि किसी के खिलाफ घेरा तंग करें और उसकी पकड़ में दीगर लोगों को भी ले आए और करैक्टर असैसिनेशन करें। माजी करीब में जिन अफराद पर मुकदमात किए गए, उनसे क्या हासिल हुआ? अगर मुकदमात इतने ही मजबूत थे तो बर्रियत और जमानतें क्यों होती रहीं? अब की बार अदालत से पीटीआई को रिलीफ मिलने लगा तो इंतकामी कार्रवाइयों की मंसूबाबंदियों में तब्दीलियां शुरू होने लगी और ऐसे नौजवान वजीर को हदफ बनाया जिसने तकरीबन 2 माह के अरसे में सिस्टम में मौजूद माफिया को हिला के रख दिया था। इस दौरान एक एक्सियन को तायुनात करने के लिए अपनी ही पार्टी की कुछ शख्सियात से सिफारिशें भी हुई, इदारा जाती दबाव भी डाला गया, लेकिन उस नौजवान ने हालात को तब्दील करने का और मुखालिफ समत चलने का इरादा कर रखा था। हैरत तो इस बात पे है कि यहां पर एक्सियन माफिया इस हद तक मजबूत है कि उस वजीर के हटते ही निगरान हुकूमत में उसी एक्सियन को फिर से लगा दिया गया जिस एक्सियन को उसने 2 माह सिफारिशात के बावजूद रोके रखा था। एक FIR का फिर इंदराज होता है और मंडी बहाउद्दीन में एक एक्सियन ये मौक़िफ़ अपनाता है कि मैं अरसा दराज से मुख्तलिफ ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी को भारी रकूम बतौर रिश्वत अदा करता रहा हूं। और अक्सर औकात जब मैं पैसे देने के लिए मोहम्मद खान भट्टी के घर जाता तो वहां पर वजीर आला के साहिबजादे मूनस इलाही और उसी नौजवान वजीर अली अफजल शाही को बैठा हुआ देखता था, जिससे यह साबित करने की कोशिश की गई कि रिश्वत के पैसे मोहम्मद खान भट्टी से होते हुए अली अफजल शाही तक भी पहुंचते हैं।
बकौल अली अफजल शाही, अगर मैं कभी सीएम सेक्रेटरिएट के अलावा मोहम्मद खान भट्टी के घर में किसी भी नौइयत के काम के सिलसिले में मेरी मौजूदगी जाहिर हो जाए या मौजूदगी के शवाहिद पेश कर दिए जाएं, तो मैं खुद को कसूरवार मानूंगा, क्योंकि जीओआर में मोहम्मद खान भट्टी की रिहाइशगाह के बाहर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सच और झूठ का तयन कर सकती है। अली अफजल शाही के दौर में 8 एक्सियंस को ओएसटी कर दिया गया था। वजह क्या थी? हर एक्सियन यह समझता था कि यह मेरे बाप का इलाका है। वहां पर जितने भी तरक्याती मंसूबे होते थे, वहां पर किकबैक्स वसूल किए जाते थे। उन किकबैक्स का खात्मा किया गया, जिस पर यह तमाम एक्सियन माफिया उसके खिलाफ हुआ। एक्सियन माफिया का असर और रसूख बड़े बड़े लोगों के साथ था, उनको इन्वॉल्व किया गया कि जब पैसे की तरसील लुकने लगी तो फिर बहुत से लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। लेकिन अब की बार एक खास शख्सियत से अली अफजल शाही की रिश्तेदारी होने की वजह से पूरा फ्रेम किया गया है और मामले को इस तरीके से हवा देने की कोशिश की गई है कि सियासत के अंदर अमल दखल अदलिया का भी है और अदलिया में अमल दखल सियासत का भी है, और यह सारा करा धरा हमारे मुखालिफिन का है। ये पूरे मैकेनिज्म के अंदर ये ठोस शवाहिद मौजूद थे कि ठेकों के इवज किकबैक्स की वसूली होती थी। और हैरत की बात यह है कि जो 8 एक्सियंस को माजूल किया गया, ओएसटी किया गया, उनमें से कोई एक भी अली अफजल शाही की अहद वजारत में एतराज लेकर कहीं ना पहुंचा कि मुझे क्यों हटाया गया। सवाल बनता है कि क्यों नहीं पहुंचे? अगर इतना ही साफ शफाफ थे तो जाना चाहिए था। और इसी 2 माह के अरसे में सैकड़ों तबादले हुए, और जिन तबादलों के एवज अली अफजल शाही पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा, तो सवाल यह बनता है कि जो तबादले 18वें ग्रेड तक चीफ सेक्रेटरी और 19वें ग्रेड से ऊपर के अफसर के वजीर आला के दस्तखत से हों, उस पर एक वजीर से कैसे जवाबदेही मांगी जा सकती है? इल्जाम यह भी लगाया गया कि 8000 सब इंजीनियर से फीकस 25,000 रुपए अली अफजल शाही के मुबैना एसडीओ फ्रंटमैन ने वसूल किए। सवाल बनता है कि अहद वजारत में 8,000 ना सही, कोई एक भी फरियाद लेकर कहीं क्यों ना गया? विफाक में तो हुकूमत थी, विफाक के पास जाते, किसी शख्सियत के पास जाते और बताते कि मौसूफ ये वजीर हर एक्सियन से या हर एसडीओ से या हर सब इंजीनियर से पैसे वसूल कर रहे हैं। बताते, जाके बताते, तब मुकदमा करवाते। तब कोई ना बोला। क्या एक एक्सियन की जानिब से मुबैना तौर पर 5 करोड़ रिश्वत की ऑफर किसी खास शख्सियत के तफस्सुद से इस मौसूफ वजीर को नहीं की गई, लेकिन इनकी जानिब से इनकार किया गया। सवाल बनता है कि वही एक्सियन निगरान हुकूमत में बगैर पैसों के कैसे लग गया, जो 5 करोड़ की पहले रिश्वत दे रहा था? सरकारी तौर पर दिए जाने वाले ठेकों के टेंडर में कानून के तहत लागत के तखमीने से 4% जायद की बोली भी मंजूर की जा सकती है। लेकिन क्या यह वही वजीर नहीं है जिसने दिए जाने वाले 27 ठेकों के ठेकेदारों से गुजारिश की कि मुल्की हालात को देखते हुए 4% यानी लागत के मुताबिक ही मंसूबों की तकमील कर दी जाए? ये आप मेरे अकब में चलने वाली जो पहली तस्वीर थी, उनमें हर एक ठेकेदार की जानिब से हलफनामे को देख सकते हैं। यह हलफनामा है जिसके अंदर यह दर्ज है कि हां, हम मंजूर करते हैं। फिर 20 अरब के ठेकों से 27 करोड़ की बचत की गई। उसके पास एक सीधा ऑप्शन था, यह 87 करोड़ जिसकी बचत की गई है, यह 87 करोड़ वो अपनी जेब में डालता और उनको कहता कि मैंने ठेके मंजूर कर लिए। नहीं किए गए। निजाम को बेहतर करने की कोशिश की गई। यह वही वजीर नहीं कि जिसके अपने शहर फैसलाबाद में लागत से भी 22 से 24% कम पर मंसूबों की तकमील हुई। 80 करोड़ की बचत की गई और उन्हीं मंसूबों की 14 सड़कों की कुछ इदारों की जानिब से टेस्टिंग भी करवाई गई और नताइज एज पर स्टैंडर्ड निकले। क्या यह वही वजीर नहीं है जिसने तमाम एक्सियंस को खत लिखा कि अगर किसी ने किकबैक्स वसूल किए तो मैं उसके खिलाफ बजाते खुद एंटी करप्शन में दरखास्त करवाऊंगा? क्या यह वही वजीर नहीं कि जिसने वजारत संभालने पर 10 अजला की मुकम्मल रिटेंडिंग कराई, जिस पर एमपीएस और एमएनएस की मुखालिफत भी बर्दाश्त करना पड़ी? शायद इस मुल्क को ऐसे वजीर दरकार नहीं है जो खुद खाएं और दूसरों को खिलाने के फार्मूले पर अमल पैरा हों। ऐसे वजीर चाहिए। जरूरी नहीं कि हर सियासतदान ही खाओ माल ग्रुप का मेंबर हो। जरूरी नहीं कि तमाम नुमाइंदे ही करप्शन के दाग को जुब्बे पर लगवाते हों। जरूरी नहीं है कि हर जमात में सारे चेहरे ही परागंदा हों। जरूरी नहीं है कि हर जमात में ही पाकबाज शामिल हो। लेकिन अगर किसी का किरदार बज़ाहिर साफ दिखाई देता हो, अगर कोई सिस्टम में तब्दीली का ख्वाह हो, अगर कोई करप्ट माफिया के खिलाफ बरसरे पैकार हो, तो फिर उसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, उसकी मदा सराई की जानी चाहिए। लेकिन शायद यहां हौसला अफजाई, मदा सराई और सियासत में पुख्तगी ऐसे केसेस का सामना करने के बाद ही आती है। मुझे वो दिन याद है जब वजीर बनने के पहले दिन बगैर किसी जान पहचान के मैंने अली अफजल शाही को फोन किया और कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे शहर का कोई नौजवान सूबाई काबीना में शामिल हुआ है।
और मुझे और ज्यादा खुशी उस बात पे हुई कि यही नौजवान शहर के सिस्टम की बेहतरी और सियासत में नेक नामी का बायस बने, जिसके जवाब में उस नौजवान का यह कहना था कि भाई मैं मशकूर हूं लेकिन कुछ परेशान भी हूं कि मैं किस तरीके से अपने आसाब पर काबू रखते हुए निजाम को बेहतर कर सकूंगा। इसके लिए आप जैसों के दुआओं की जरूरत है। अगर तो इस नौजवान ने कुछ गलत काम किया है तो सजा दीजिए, और अगर सिस्टम के कीड़े इसके खिलाफ खड़े हुए हैं तो किसी मौसर स्प्रे का इंतजाम कीजिए। पाकिस्तान को अगर तब्दील करना है तो यह अदलिया मुखालिफ तहरीक चलाने से पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। निजाम को बेहतर करने की जरूरत है, निजाम इंसाफ भी बेहतर होने की जरूरत है। लेकिन इस तरीके से आवाम की नजरें इधर से हटाएं, इस तरफ मबजूल करवा दें। एक शख्सियत चाहे कि गिरफ्तारी किसी बड़ी शख्सियत की हो और दूसरी चाहे कि गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा, नाहल करवा के सब कुछ होगा। ये निजाम को तब्दील कीजिए, खुदारा तब्दील कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।